उदयपुर जाने के लिए निकला था। रात की ट्रेन थी। बहुत दिनों से पापा कह रहे थे कि बेटा मिलने आ जाओ। मैं ही था जो छुट्टियां नहीं ले पा रहा था। पहले माँ चले गई और फिर दादी। पापा एकदम अकेले हो गए थे। इसी वजह से हमेशा मैं एक गिल्ट में घिरा रहता था। पापा से कहता था कि मेरे पास यहाँ दिल्ली आके रहो, लेकिन वो हमेशा मना कर दिया करते थे। यहाँ यादों के संदूक को खोलते बंद करते समय काट लेता हूँ, दिल्ली में मेरा मन नहीं लगेगा, ये कह के पापा हमेशा मेरी बात टाल दिया करते थे। दिसंबर की ठंड थी। मैं कंबल मुंह तक लपेटे सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नींद आ ही नहीं रही थी। ट्रेन की सीट पर तो आप करवट भी नहीं बदल सकते। मोबाइल देखने लगा। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब एक बार खंगाल डाला। अब क्या करूं? सोच ही रहा था कि एक मैसेज आया। नंबर पहचाना नहीं था। टीपी पर भी कोई फोटो नहीं लगी थी और ये मैसेज भी काफ़ी हैरान करने वाला था। हैरान करने वाले शब्द इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऐसे मैसेज परिजनों को भेजे जाते हैं। मैसेज में सिर्फ 3 शब्द थे। उन्हें पढ़कर लगा कि मैं जैसे सबसे दुखी करने वाले शब्द पढ़ रहा हूँ। उन 3 शब्दों में से पीड़ा, आंसू और दर्द किसी झरने की तरह बह रहे थे। उसके बाद तो नींद आने का सवाल ही नहीं था। मैं भी उस पीड़ा से गुजर चुका था। सोच रहा था मैं जानता नहीं हूँ इस मैसेज भेजने वाले को। यह भी नहीं पता लड़की है या लड़का, तो क्या जवाब देना ठीक होगा। लेकिन यह कोई आम मैसेज नहीं था जिसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। मानवता के नाते ही सही 2 पंक्तियां लिखकर भेज देनी चाहिए। आखिर दुख तो सबके साझे होते हैं। मैंने जवाब दिया, सच में बहुत दुखद खबर है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ। मेरी संवेदनाएं आपके साथ हैं। खुद को संभालिए। माँ को मैंने तभी खो दिया था जब मैं 10वीं में पढ़ता था। उसके बाद दादी ने ही मुझे सारा प्यार दिया। दादी पापा और मेरी दोनों की लाइफलाइन बन गई थी। जब तक माँ जीवित थी, दादी खूब घुमा करती थी, पार्टी करती थी और उनके फ्रेंड्स के साथ यात्राओं पे जाती थी। एकदम मस्त मौला थी दादी। वह कहती थी मेरी बहू इतनी अच्छी है कि मुझे किसी बात की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ के जाने के बाद उन्होंने अपनी दुनिया बस हम दोनों तक ही सीमित कर ली। घूमना बंद कर दिया। अपने शौक पुराने संदूक में नीचे दबा दिए। पापा कहते भी थे कि आप क्यों अपनी ज़िंदगी हमारी वजह से बदल रही हैं। तो दादी हंसकर कहती, ये बदलाव अच्छे लग रहे हैं, तुम दोनों खुश रहो, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। दादी का जाना पापा के लिए और मेरे लिए सबसे बड़ा शौक था। हालांकि हम दोनों जानते थे कि उनकी उम्र हो गई है और वह एक दिन हमें छोड़ के चले जाएगी, लेकिन आज तक उनकी कमी खलती है। 10 मिनट बाद फिर से एक मैसेज आया उसी नंबर से। मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या मैं आपको जानती हूँ या आप मुझे? मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं भी आपको नहीं जानता और शायद आपने मुझे भूल से कोई और समझ के मैसेज कर दिया है। लेकिन यकीन मानिए, इस समय आप जिस तकलीफ से गुजर रही हैं, इसे मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। जिंदगी इसी तरह चलती है। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट। 4 बज गए थे। मैसेज भेजने के बाद शायद मुझे झपकी आ गई थी दादी के बारे में सोचते सोचते। चाय वाले के शोर से नींद टूटी। मैंने मोबाइल पर टाइम देखा, 6 बज रहे थे। एक मैसेज फिर से उसी नंबर से आया हुआ था। उसमें लिखा था, आपके सांत्वना भरे शब्दों के लिए धन्यवाद। मुझे इस समय ऐसी ही संवेदनाओं की ज़रूरत है। अपनी दादी से मैं बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था कि जब दुख सामने होता है तो कैसे 2 अजनबी एक अपनेपन की डोर से बन जाते हैं। ना मैं उसे जानता था और ना वो मुझे। ना मुझे उसका नाम पता था और ना उसे मेरा। वह कहाँ रहती है, क्या करती है, सबसे अनजान था।
लेकिन यह जुड़ाव जो उसके उन 3 शब्दों के मैसेज से पनपा, उसे मैं भीतर तक महसूस कर पा रहा था। दादी नहीं रही। उसका यह मैसेज मुझे बुरी तरह से झंझोड़ गया था। क्यों पहुंचे थे ये 3 शब्द मुझ तक? शायद गलत टाइप हो गया होगा नंबर, या नियति ने उसे मुझ तक पहुंचाया होगा। मन किया कि उस समय उसे गले लगाकर रो पड़ूं। उदयपुर पहुंचा तो मन उदास था, पर पापा के सामने जाहिर नहीं होने दिया। जानता था कि वो भी बहुत इमोशनल हो जाएंगे। उस अनजान लड़की के मैसेजेस को डिलीट करने का मन नहीं किया। शायद फिर से कोई मैसेज भेजे। यह असंभव सा ख्याल मुझे झंझोड़ रहा था। न मैंने उसका चेहरा देखा था और ना ही कोई बात हुई थी। सिर्फ उन कुछ मैसेजेस के माध्यम से मैं उससे जुड़ सा गया था। हमारा दिल एहसासों की भाषा समझता है और भावनाओं के गुच्छे को खोलने की कोशिश करता है। मेरे अंदर ऐसे ही किसी फूल के गुच्छे का स्पर्श करने की चाह उभरने लगी थी। एक अजनबी लड़की मेरे दिल में उतर रही थी, चुपके चुपके, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे भीतर कैसी बेचैनी जगह बना रही है। मैं उससे मिलना चाहता था, पर क्यों? उदयपुर से लौटा तो खुद को काम में डुबोने की कोशिश की, ताकि वह बेचैनी जो किसी तेज लहर के ऊपर डगमगाती नाव सी खड़ी है, वह कोई ठोर पा सके। अक्सर उसका मैसेज खोलकर देखता। कितनी बार उसे ऑनलाइन देखकर मन हुआ कि उसे मैसेज कर कर पूछूं कैसी हो, पर वह क्या सोचेगी मेरे बारे में। यही ख्याल मुझे ऐसा करने से रोक देता। दूसरे दिन मेरे मामा मामी की बेटी गुंजन मुझसे ऑफिस में मिलने आई। हालांकि हम दोनों ने स्कूल और कॉलेज साथ में पढ़ा है, लेकिन ऑफिस के बाद टाइम ही नहीं मिल पाता था एक दूसरे से मिलने का। चल जाके कैंटीन में बैठते हैं, गुंजन ने मुझसे कहा। हम दोनों कैंटीन में बैठे थे कि अचानक से गुंजन किसी नंदिनी की बात करने लगी। मेरी बुआ की ननंद की बेटी, जिससे मैं तुझे कितनी बार मिलवाना चाहती थी। गुंजन की ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मुझे पता नहीं वो किस लड़की के बारे में बात कर रही है। मुझे इस तरह हैरानी से देखकर उसने बात अधूरी ही छोड़ दी और बोली, इतना हैरान मत हो। अरे वही जिससे मैं चाहती थी कि तू एक बार मिल ले, नंदिनी नाम है उसका। तेरे पापा कितनी बार कह चुके हैं कि तेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढे। मैंने तो उसे तेरा नंबर भी दे दिया। मुझे पता था कि तू तो 10 बार सोचेगा उसे फ़ोन करने से पहले, इसलिए मैंने नंदिनी को ही कहा कि तू उससे कांटेक्ट कर ले। आगे गुंजन बताते हुए बोलने लगी, नंदिनी की दादी गुजर गई है। मैं इस संडे उससे मिलने जा रही हूँ। तू फ्री है तो तू भी मेरे साथ चल। गुंजन की ये बात सुन के नंदिनी के सारे मैसेजेस मेरे सामने घूमने लगे। इतने दिनों से जो बेचैनी मैं महसूस कर रहा था, कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा था जैसे अब वो शांत होने वाली है। मैंने तुरंत गुंजन से हाँ कह दिया कि मैं संडे को उसके साथ जाऊंगा नंदिनी से मिलने। और फिर वो संडे की सुबह नंदिनी और विजय को एक साथ ले आई।